वास्तु। वास्तु यानी जिसे हम एंशियंट साइंस ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं, एक प्राचीन विद्या। बहुत ज्यादा इसकी डेफिनेशन पे ना जाते हुए थोड़ी सी मैं इस पे हिस्ट्री पर प्रकाश डालूंगा कि वास्तु हमारा कितना पुराना हमारा ये ग्रंथ है, शास्त्र है। वास्तु लगभग हमारा 5,000 साल से पुराना शास्त्र है। शास्त्र नहीं बल्कि स्टडी जो है इसकी, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी से भी पहले शुरू हुई थी। लेकिन ग्रंथ में जो इसके ऊपर बुक्स लिखी गई, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पहले लिखा गया क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को पहले जाना। एस्ट्रोलॉजी हमारी हमारे वेद का भाग है, अथर्ववेद का भाग है। वहीं पर हमारा जो वास्तु है ये एक शास्त्र है, एक वेदांग है, जो शिल्प नाम के एक वेदांग से लिया गया है। तो वास्तु की स्टडी जो है काफी समय पहले हमारे ऋषियों ने शुरू करी। जब उन्होंने देखा आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ चीजों को उन्होंने, मनुष्यों ने उस समय के एनालाइज करना शुरू किया कि अलग अलग चीजों का कुछ ना कुछ मनुष्यों पर, हम पर प्रभाव हो रहा है। अलग अलग स्थान पर रह रहे लोग अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं, उनका बिहेवियर क्यों बदल जाता है। एक ही चार दीवारी में रह रहे जो लोग हैं वो एक तरह के क्यों होते हैं, दूसरे ही घर में रह रहे लोग, उन लोगों का व्यवहार एक जैसा क्यों होता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो इन सब का एनालिसिस करते हुए हमारे ऋषियों ने इस ग्रंथ को रचा और उन्होंने ये पाया कि जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, या हमारे कदमों के तले जो धरती है, ये सभी कुछ ऊर्जा का स्रोत है जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं कहीं ना कहीं से। और ये ऊर्जा हमारे ऊपर, हमारे मनस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। जब इतनी दूर बैठा एक प्लेनेट हमारे को अफेक्ट कर सकता है, तो हमारे नजदीक जो स्ट्रक्चर्स हैं या जिस धरती पर हम खड़े हैं, क्या ये धरती हमारे को प्रभावित नहीं कर रही होगी। हमारे धरती के बिल्कुल नजदीक जो प्लेनेट है, या जिसे हम सैटेलाइट भी बोलते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सभी ग्रह हैं, चाहे सूर्य है चाहे चंद्रमा है। तो चंद्रमा यदि हमारी धरती पर दिन में समुद्र के लेवल को इतना ऊपर उठा सकता है, तो क्या वो हमारा शरीर, जो हमारा शरीर भी 70% जल से बना है, उसको प्रभावित नहीं करता होगा। इसीलिए चंद्रमा हमारे इमोशंस के साथ खेलता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। वहीं पर हमारे आसपास जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी हमारे मनस पर प्रभाव डाल रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स, ये सभी ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रक्चर्स एक ऊर्जा का स्रोत है। इसी ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने भगवान का, प्रभु का नाम दिया या देवों का नाम दिया। हर ऊर्जा स्रोत को एक देवता माना गया, उसे देवता का नाम दिया जिससे कि हम उसे और अच्छे से आत्मसात करें और हर प्राकृतिक चीज का हम आदर कर पाए। कहा जाता है ना कि कण कण में भगवान, यानी कण कण में ऊर्जा है, हर कण ऊर्जा का स्रोत है। उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है जो हमारे ऊपर, मनुष्यों को प्रभावित करती है, हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती है। इसी बिहेवियर को किस किस तरह से ये वास्तु हमें प्रभावित करता है, या वास्तु के अपने क्या मूलभूत सिद्धांत हैं, उन्हीं को आज हम यहां पर सीखेंगे, समझेंगे। वास्तु। वास्तु के हमारे तीन मुख्य पिलर हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा 5 एलिमेंट, जिस पर हमारा वास्तुशास्त्र आधारित है। मैं उन्हीं तीन पिलर्स की बात कर रहा हूं। 5 एलिमेंट्स यानी पंच तत्व या पंच महाभूत भी जिनको बोला जाता है। नंबर 2 है हमारा एनर्जी फ्लो साइंस। नंबर 3 एल्विक एनर्जीज, यानी जिन्हें हम लैंड एनर्जीज भी बोलते हैं। तो इन्हीं सब, इन्हीं तीनों पिलर्स को, यही तीन हमारे वास्तु के स्तंभ हैं जिस पर हमारा वास्तुशास्त्र आधारित है।
इन्हीं स्तंभों को आज हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपका जो बेस है वास्तु को लेके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी भी तरह की आप जो है गलत धारणा में ना पड़े, भ्रमित ना हो सोशल मीडिया को देख के, अच्छे से आप इसको समझ सकें कि क्या है एक्चुअल में वास्तु। तो एक एक करके हम इन पिलर्स को यहां पर समझेंगे। सबसे पहले पिलर की बात मैंने की, यानी 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स यानी जल, वाटर, एयर यानी वायु, फायर यानी अग्नि, अर्थ यानी पृथ्वी, स्पेस यानी आकाश। यही पंच तत्व है, इन्हीं को हम सुनते आए हैं। इन्हीं पंच तत्व से संपूर्ण विश्व बना है, संसार बना है, यूनिवर्स बना है, और इन्हीं पंच तत्व से हमारा शरीर भी बना है। तो ये कहीं ना कहीं ये पंच तत्व हमारे इर्द गिर्द जब किसी भी फॉर्म में मौजूद है तो हम मनुष्यों पर प्रभाव तो डालते ही हैं। ये पंच तत्वों को मैंने यहां पर एक साइकिल की फॉर्म में लिखा, सर्कुलर फॉर्म में लिखा है। क्या रीजन है इसका इस तरह से लिखने का? यानी कि हर तत्व अपने से अगले तत्व के निर्माण में सहायक होता है, उसकी उत्पत्ति में सहायक होता है। जैसे जल वायु की उत्पत्ति में सहायक है। जल कण भी कुछ ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वाटर के, उसमें ऑक्सीजन जो कि एक एयर की फॉर्म है उसके मॉलिक्यूल्स हैं। और जल से ही हमारी वनस्पति पनपती है, और वनस्पति से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसी तरह से वायु से अग्नि उत्पन्न होती है। आपको पता है 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। अगर हमें अग्नि को प्रज्वलित करना है तो इन तीन चीजों के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। सबसे पहली ऑक्सीजन यानी वायु, नंबर 2 ईंधन, तीसरा तापमान। इनमें से एक भी चीज हटा दीजिए, आपकी अग्नि जो है प्रज्वलित नहीं होगी। अग्नि के बाद पृथ्वी। जब अग्नि शांत होती है तो हमें क्या मिलती है? राख मिलती है। पृथ्वी एक अग्नि का गोला थी एक समय पर। जब धीरे धीरे लाखों वर्ष में वो ठंडी हुई, शांत हुई, तो हमें पृथ्वी मिली, मिट्टी मिली, उस पे वनस्पति उपजी, पहाड़ पत्थर ये सब मिले। इस पृथ्वी पर जब ये हमें पृथ्वी मिली, पृथ्वी पर विचरण करने के लिए हमें स्थान मिला, यानी स्पेस हम जिसको बोलते हैं। एक्चुअली इस स्पेस के अंदर ही तो बाकी के जो तत्व हैं ये एग्जिस्ट कर पाते हैं। इस पृथ्वी के चारों ओर एक एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट तैयार हुआ, जिसको हम अपना एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और उसे ही हम आकाश भी बोलते हैं। वही तो स्पेस है। इसी आकाश से बादलों की फॉर्म में हमें वापस से जल मिलता है। तो यहां पर हमारी एक थ्योरी तैयार हुई, इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। ये क्या कहलाई? थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। अब लेकिन यहां पर हम एक चीज देखें, सीक्वेंस के अलावा इन तत्वों का एक सीक्वेंस है। यानी जब ये तत्व हमारा अपने से अगले तत्व को छोड़कर दूसरे तत्व के स्थान पर आ जाए, यानी जल यदि हमारा वायु को छोड़ के अग्नि के स्थान पर आए, तो अब ये उसका नाश करता है, अग्नि को बुझाता है पानी। ठीक है। वहीं पर अग्नि जब पृथ्वी तत्व को छोड़कर आकाश तत्व में जाए तो ये इसका विनाश करती है, उसको धुएं से भर देती है, टेम्परेचर हाई कर देती है। वहीं पर जब आकाश तत्व जल तत्व को छोड़कर वायु तत्व के स्थान पर जाए तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है? एयर यानी जिसका अपना कोई आकार नहीं है, स्पेस जैसा उसको आकार देता है, वायु को कैद कर लेता है, वैसा ही उसे आकार मिलता है। कैसे? किसी कंटेनर के अंदर यदि वायु है, गैस है, बलून गुब्बारे के अंदर वायु है तो उसी का शेप ले लेती है। बलून को फोड़ दिया तो वायु आजाद हो गई। ठीक है। घर में एलपीजी सिलेंडर है, उसके अंदर भी हमारी गैस उसी के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है। इस तरह से उसको कंट्रोल कर रहा है। वायु यहां से जब सीधी पृथ्वी तत्व के अंदर आए तो अब ये उसको कंट्रोल कर रही है, उसका भी विनाश कर रही है। यानी पृथ्वी तत्व यानी जो राख है, मिट्टी है, वायु उसको उड़ाकर ले जाती है।
ज्योग्राफी में हमने पढ़ा भी है कि बहुत सारी ऐसी पर्वतमालाएं थी जो बहुत ऊंची थी और हजारों साल में वायु के प्रवाह के कारण धीरे धीरे घिसकर छोटी हो गई। तो वायु का जो प्रवाह है उसको हल्के में नहीं ले सकते। इसी प्रकार से जब पृथ्वी तत्व हमारा जल तत्व में आया तो इसको कंट्रोल किया। यानी जल को, यदि कहीं पर जल पड़ा है, एकत्रित जल पड़ा है, उस पर राख मिट्टी डालो कुछ, उसको सोख लेती है। जल का प्रवाह है, बांध बनाकर हम उसको मोड़ देते हैं या रोक लेते हैं, ऐसा देखने में आता है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से यहां पर हमारी एक दूसरी थ्योरी हमारी बनती है, वो है हमारी थ्योरी ऑफ कंट्रोल। और ये दोनों ही थ्योरी मिलकर हम एक तीसरी थ्योरी भी यहां पर बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ बैलेंस। यानी इन तत्वों को मिला जुलाकर अलग अलग स्थान पर हम इनको बैलेंस कर पाते हैं। और इनको बैलेंस क्या कर पाते हैं, हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। ये तत्व, ये तो हमारे आसपास तत्व हैं, लेकिन ये अब वास्तु में इनका क्या रोल है या हमारे जीवन में इनका क्या रोल बनता है, ये समझना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से ये हमको या हमारे वास्तु को प्रभावित कर रहे हैं या वास्तु ही हमें कैसे प्रभावित कर रहा है। अब ये जो तत्व है, जो भी हमारा लिविंग स्पेस है जहां हम रह रहे हैं, उस लिविंग स्पेस में ये पांचों तत्व अवेलेबल होते हैं, अलग अलग मात्रा में अलग अलग स्थान पर होते हैं। हालांकि इनके कुछ निर्धारित स्थान भी होते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, लेकिन इनके अपने जो है, इनकी जो मात्रा है या जिस भी फॉर्म में ये अवेलेबल है, ये हमारे मनस पर प्रभाव डाल रहे हैं। कैसे डालते हैं ये हमारे मनस पर प्रभाव? ये जो तत्व है ये डायरेक्टली हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे इमोशंस के साथ ये कनेक्ट होते हैं। यानी ये तत्व जब हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये हमारे शरीर में अलग अलग तरह से प्रवेश करते हैं। इससे अगली थ्योरी में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल भी करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की बात यहां पर आई है तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी कुछ आपको बताना जरूरी है। यानी कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, पहले तो वो है क्या, ये जानना जरूरी है। अगर हमें अपना बेस क्लियर रखना है तो ये जरूरी है कि हम जाने सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली है क्या। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड हमारा पहले से ही प्रोग्राम होता है। यानी जब हम या कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी पहले से ही प्रोग्रामिंग हो रखी है। ये प्रोग्रामिंग हमारे जीवन की, यानी शुरुआती जो लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, उसमें हमारी सीक्वेंशियल ग्रोथ का रिजल्ट है। यानी कि हजारों साल का जो हमारा क्रमिक विकास रहा है उसके साथ साथ ये प्रोग्राम्ड है। हमारा जो अवचेतन मन है, ये अवचेतन मन हमारा किस तरह से प्रोग्राम्ड है, यानी जब एक बालक जन्म लेता है, उसके जन्म लेने के पश्चात कुछ दिनों के बाद वो अपने आप चलना भी सीखता है। उसको कोई सिखाता तो नहीं है, उसका समय आता है और वो सीखता है। इसी प्रकार से हर जीव अपने हिसाब से, जो भी जीव जन्म लेता है उसको पता होता है कि क्या उसे खाना है, वो वही भोजन ग्रहण करता है। सबकॉन्शियस माइंड का आपको और भी एग्जांपल देता हूं। यानी कि हम कई बार, कभी जब हम गाड़ी चलाते हैं, कार का ही एग्जांपल आपको देता हूं, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम कर रहा है। जब हम कार चला रहे होते हैं, हमारा फोन आ जाता है अक्सर, हमने फोन पिक कर लिया। हमारा जो चेतन मन है, यानी हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो तो उसकी बातों में चला गया, सड़क पर ध्यान नहीं है हमारा, लेकिन गाड़ी फिर भी सेफ चल रही है। और गाड़ी चलाते हुए आप अपने घर पर पहुंच जाते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हुए अपने घर पर पहुंच जाते हैं तो उस वक्त जो आपकी गाड़ी चलाता हुआ घर पर पहुंचा दिया जिसने, वही आपका अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड है। क्योंकि वो प्रोग्राम्ड हो गया है, ट्रेंड हो गया है गाड़ी चला चला के। आप लगातार जब गाड़ी चला रहे हैं, आपको नहीं ध्यान कि आपके रास्ते में कौन से पेड़ आए, कौन सी बिल्डिंग आई, कौन सी गाड़ियां आपके सामने रास्ते में आई, क्या दुकानें आई, आप अपने घर पर पहुंच गए।
लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी आंखों के या आपकी सेंसेस के जरिए उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया और उसको आवश्यकता पड़ने पर यूज कर लिया। वहीं पर और भी इसी तरह के एग्जाम्पल हैं। यदि आप सिर्फ अभी इमेजिन करें या कभी आपको भूख लग रही हो और उस वक्त आप सिर्फ या किसी को देखें कि सामने वाला व्यक्ति क्या खाना खा रहा है और बाई चांस वो आपका फेवरेट जो फूड है उसे ही खा रहा है, आपके मुंह में पानी आने लगता है जबकि आपने कुछ खाया नहीं है। वो पानी एक्चुअली वो एंजाइम्स हैं जो खाने को पचाने के लिए हमारे मस्तिष्क की जो मस्तिष्क से ऑर्डर आया उस ऑर्डर के अनुसार वो जो एंजाइम्स थे उनको हमारे मुख ने छोड़ना शुरू कर दिया, जबकि आपने खाना खाया ही नहीं। आपको सिर्फ लगा कि वो खाना है या आपकी आंखों ने देखा, उसके स्वाद को महसूस करना शुरू कर दिया और उसी दौरान जो है आपके मुंह में पानी आने लगा। या फिर आप इमेजिन कीजिए, आप अपनी जीभ पर एक खट्टा नींबू निचोड़ रहे हैं, उसके स्वाद के बारे में सोचते ही मुंह में पानी पानी आ जाएगा। यानी हमारे मस्तिष्क ने, हमारे सबकॉन्शियस जो प्रोग्राम्ड है ये काम करने के लिए, उसने काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह से कुछ चीजें वास्तु में होती हैं। पुराने समय से ही एक हम टॉयलेट का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे टॉयलेट से सभी लोग बहुत परेशान है कि भाई यहाँ टॉयलेट वहां टॉयलेट, का कहाँ पे होना चाहिए। प्राचीन समय से ही हर जीव जंतु, मनुष्य तो है ही, उसको इस चीज का ज्ञान है भली भांति, हर जीव को, कि जहां पर वो मलमूत्र त्यागता है वहां पर या तो वो रहता नहीं या वहां पर वो कुछ खाता नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो बीमार पड़ता है, वो बीमार हो जाता है। ये चीज धीरे धीरे हजारों साल में प्रोग्राम्ड हुई है। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, सुविधा अनुसार हमने टॉयलेट घर के अंदर बना लिए, बेडरूम के साथ अटैच्ड बना लिए, और अलग अलग दिशाएं हैं। दिशाओं के अलावा लैंड एनर्जीज है जिनके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे भी, लैंड एनर्जीज को भी आज ही पढ़ेंगे। तो यानी हमारे मन को, हमारा सबकॉन्शियस इस चीज से प्रोग्राम्ड है कि यदि यहाँ पर टॉयलेट है तो ये कुछ ना कुछ गलत प्रभाव देगा, साथ में दिशाओं का भी प्रभाव और लैंड एनर्जीज का भी प्रभाव। तो जब उसको पता होता है ना कि ये एक टॉयलेट है, चाहे आप उसे यूज करें या ना करें, आपने चाहे उसका दरवाजा बंद कर दिया, आपके कॉन्शियस माइंड ने के हिसाब से आपने ये काम कर लिया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस को अभी यही पता है कि वो टॉयलेट है, गलत जगह पे, गलत दिशा में है, आपको गलत प्रभाव देगा। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपके बॉडी में ऐसे काम करना शुरू कर देता है, ऐसे केमिकल्स, हॉर्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ और आपकी सोच के ऊपर उसका प्रभाव आने लगता है। आपकी सोच के ऊपर कैसे प्रभाव आता है, वापस से अब हम इन पंच तत्वों पर ही आते हैं। ये पंच तत्व ये पंच तत्व जब आपके इर्द गिर्द मौजूद है, आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, आपके सब कॉन्शियस को ये अफेक्ट करते हैं, क्योंकि यही पंच तत्व जो है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इमोशंस हमारे डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है। सबकॉन्शियस के अकॉर्डिंगली, इन इमोशंस के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर में केमिकल्स, हार्मोन्स को रिलीज करता है इन पंच तत्वों के आधार पर। उससे आपके इमोशंस डेवलप होते हैं, आपके भावों के, आपके फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही आपका अपना एक थॉट प्रोसेस तैयार होता है, आपकी एक विचारधारा तैयार होती है। उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अपने निर्णय लेते हैं, आप डिसीजंस लेते हैं रोजाना। और दिन में कुछ डिसीजंस तो आपको याद रहते हैं जो बड़े डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, छोटे बड़े सभी डिसीजंस को। और ये जो डिसीजंस हैं यही आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं कि आपका जीवन सरल रहेगा या कठिन रहेगा। आपका मन किया, मन यानी आपका सबकॉन्शियस, आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लिया कि ठीक है मैं इस व्यक्ति को पैसे दे देता हूं, लेकिन क्योंकि आपका मन बैलेंस नहीं था, आपकी ऐसी विचारधारा बनी हुई थी, आपने गलत व्यक्ति को गलत समय पर पैसे दे दिए, अब वो पैसे वापस नहीं कर रहा, समस्या आ गई आपके लिए। इसी तरह के बहुत सारे डिसीजंस हैं और यही आपकी लाइफ को डिसाइड कर देते हैं। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर दी तो कहीं पर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी। निर्णय आपने ही लिया, निर्णय को किसने अफेक्ट करा, आपके थॉट प्रोसेस से आपका डिसीजन कंट्रोल हुआ,
थॉट प्रोसेस को आपके इमोशन ने कंट्रोल किया, इमोशन को उन हॉर्मोन्स और केमिकल्स ने कंट्रोल किया, उन केमिकल्स को आपके सबकॉन्शियस ने कंट्रोल किया। आपके सबकॉन्शियस पे किसका इफेक्ट था? इन पंच तत्वों का। इन पंच तत्वों ने फाइनल आपकी लाइफ पे इंपैक्ट डाला। यही है वास्तु। इसी प्रकार से पंच तत्व आपके मन को, आपके सबकॉन्शियस को और फाइनली आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो यही रोल है हमारे पंच तत्व का। अब हम इसके आगे बात करते हैं अपनी सेकंड थ्योरी, यानी थ्योरी ऑफ, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो साइंस। अब हम एनर्जी फ्लो साइंस की बात करते हैं। वो हमारा वास्तु का पहला पिलर था, ये दूसरा पिलर है। एनर्जी फ्लो साइंस है क्या? ये सपोज हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के दो मैग्नेटिक पोल है, ये तो आपको पता ही है, नॉर्थ और साउथ। ये आपको पता है अच्छे से। कौन से हैं हमारे मैग्नेटिक पोल पृथ्वी के? अब आप आज तक आप लोगों ने एक बात सुनी होगी या पढ़ी होगी कि सूर्य हमारा पूर्व से उगता है। तो इसके अनुसार हमारा नॉर्थ यहां पर है तो ईस्ट यहां पर है और वेस्ट यहां पर है। सूर्य हमारा यहां से उगना चाहिए। ठीक है? यानी सूर्य हमारा यहां कहीं से होगा, ये सूर्य है। ठीक है? जो हमने अभी तक पढ़ा। एक्चुअल में सूर्य हमारा पूर्व से नहीं उगता, क्योंकि हमारी पृथ्वी के जो ये पोल्स हैं, ये हमारे 23.5 डिग्री टिल्टेड है। यानी नॉर्थ पोल यहां नहीं, यहां है। ईस्ट यहां नहीं, यहां कहीं है। और वेस्ट इसी हिसाब से यहां कहीं है। ठीक है? तो अब ये जो सूर्य था, ये हमारा नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में आ गया। ठीक है? ऊर्जा का प्रवाह कहां से हो रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच से कहीं से। ये एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट नहीं होता। ये अलग अलग सीजन्स में इसकी लोकेशन थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। होता यही है बीच में। यहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसके अलावा आपने अभी तक एक चीज और सुनी होगी कि हमें अपने घर जो है, या जहां कहीं भी हम रह रहे हैं, उसकी जो फेसिंग है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक फेसिंग हो, बहुत अच्छा होता है। तो रीजन यहां पर आपको मिल रहा है कि किस वजह से हम नॉर्थ टू ईस्ट फेसिंग घर लेते हैं। इसी वजह से लेते हैं। तो नॉर्थ से ईस्ट फेसिंग जब हम घर लेते हैं, ये सपोज एक प्रॉपर्टी है, घर है, इधर नॉर्थ ईस्ट है, इसके अपोजिट हमारा साउथ वेस्ट है। यहां से हमें जो सूर्य से जो ऊर्जाएं मिल रही हैं, ये हमारी पॉजिटिव एनर्जीज है। यहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है, जिसको हम देवलोक की ऊर्जाएं भी बोलते हैं ग्रंथ अनुसार। जब ये हमारी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हमारा मकान हो, घर हो, नॉर्थ ईस्ट से की तरफ हमारी अच्छी खासी ओपनिंग हो, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जीज है हमारे घर में प्रवेश करती हैं। ठीक है? ये जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है, ये हमारे घर के सेंटर से होती हुई हमारे घर के एंड में, यानी साउथ वेस्ट में जाके रुकती है, यहां पर रिटेन होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि साउथ वेस्ट हमारा खुला नहीं होना चाहिए, जिससे कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो यहां से लूज ना कर जाए, बाहर ना निकल जाए। ठीक है? साथ ही साथ जब हमारा सूर्य साउथ पोल को क्रॉस करता है, उसके बाद जो ऊर्जाएं हमें मिलती हैं, वो हमारी नेगेटिव एनर्जी कहलाती है। यानी इधर से जो हमारी एनर्जीज आ रही हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज है, या इन्हें हम पाताल लोक की ऊर्जाएं भी बोलते हैं। इसीलिए हम साउथ वेस्ट को ऊंचा, भारी, बंद रखते हैं, जिससे कि जो पॉजिटिव एनर्जीज हमारे घर में आ रही हैं, वो यहां पर रिटेन हो सके, वो रिटेन हो पाए यहां पर। जब ये एनर्जीज हमारे घर के अंदर प्रवेश करके रिटेन हो जाती है, एकत्रित होने लगती है, तो ये फिर हमारे घर में घूमना शुरू करती है। किस डायरेक्शन में? स्वास्तिक की दिशा में ये घूमती है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ब्रह्म स्थान पर कुछ अड़चन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि
ये जो हमारी ऊर्जा है इसमें कोई हाइंड्रेंस ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो ये जो हमारी ऊर्जा है ये हमारे घर में घूमना शुरू करती है पॉजिटिव एनर्जीज, स्वास्थ्य की दिशा में। साथ में क्या है, हमारे घर के अंदर क्या मौजूद है, पंच तत्व है। अब उन पंच तत्वों को ये साथ में लेकर घूम रही है। अभी आपको मैंने पंच तत्व का कनेक्शन बताया आपके साथ, क्या कनेक्शन बनता है। तो ये जो पंच तत्व है, अब ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, इसके साथ ये मिक्स होके आपके शरीर में फिर से प्रवेश करते हैं या आपको प्रभावित करते हैं। सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया 5 एलिमेंट्स कैसे आपके मनस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसी तरह से फिर से ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी ये पंच तत्व जो है इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, आपके मनस पर प्रभाव डालते हैं, जिसके आधार पर आपके शरीर में फिर से केमिकल्स, हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, आपके इमोशंस उसके अकॉर्डिंग तैयार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका थॉट प्रोसेस बनता है, और थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप डिसीजंस ले रहे हैं लाइफ के, तो आपकी लाइफ को फिर से अफेक्ट कर रहे हैं। यही है हमारी एनर्जी फ्लो साइंस। यानी जो हम दिशाओं को देखते हैं वो इसके लिए ही देखते हैं। हम देखते हैं ना वास्तु में, भाई ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा, तो ये मेजर रोल है दिशा का। इससे पहले जो पढ़ा हमने वो पंच तत्व है, वो पंच तत्व कहां कहां पर मौजूद होने चाहिए, जिसमें हम ध्यान रखते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन और थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है। तो ये दोनों मिलके हमारा वास्तु तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारा थर्ड पिलर, थर्ड पिलर क्या है, थर्ड पिलर है हमारा टैलरिक एनर्जी। एक्चुअली ये हमारी सबसे प्राचीन जो है वो यही साइंस है, यही पिलर है। टैलरिक एनर्जीज, यानी इसे हम क्या बोलते हैं साथ में, लैंड एनर्जीज भी बोलते हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारी धरती है, इस धरती में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फ्लो होता है, क्योंकि पृथ्वी की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारी पृथ्वी की सतह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो है वो फ्लो होता है। जो भी हमारी पृथ्वी पर स्ट्रक्चर्स हैं, घर बने हुए हैं, कुछ भी चीजें बनी हुई हैं, तो उनके थ्रू, उनके सरफेस पर भी, चाहे कितनी मंजिला इमारत है कोई, उसके हर फ्लोर पर, हर सरफेस पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि जब मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, यहां पर भी मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फ्लो हो रहा है, और हर स्थान पर इसकी अपना एक स्पंदन है। ये जो स्पंदन है, ये जो इसकी वाइब्रेशंस है, ये मेरे ऊपर कुछ प्रभाव दे रही है, मेरे शरीर पर। ठीक है। मेरे शरीर के अंदर मेरा मस्तिष्क भी आता है, इसको प्रभावित कर रही है। तो हर इस अलग अलग कुछ स्थानों पर हमारे ऋषियों ने इन एनर्जीज को आइडेंटिफाई करा, इन स्पंदनों को पहचाना। आज के समय में हम कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ इसको पहचान लेते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी मेडिटेशन पावर और अन्य विधियों के तहत जो है इनको पहचाना, और इनको देवताओं का नाम दिया। हमारी सभ्यता में, वैदिक कल्चर में, हर चीज को देव स्वरूप माना है, जिससे कि हम उसका आदर करें और उसको आत्मसात कर पाए। तो हमारे ऋषियों ने इन एनर्जीज को देवताओं का नाम दिया। इन सभी एनर्जीज का एक स्ट्रक्चर के अंदर सब जगहों पर अलग अलग कुछ ना कुछ रोल है, कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं थी, उनके प्रभाव के अनुसार उनको पहचाना। इन्हीं को जो है फिर 45 देवता एनर्जी फील्ड्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। 45 देवता एनर्जी फील्ड्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या होती हैं ये 45 देव शक्तियां, कैसे काम करती हैं, तो ये भी समझेंगे, अभी आपको दिखाऊंगा भी कुछ इन्हें। तो ये जो देव शक्तियां हैं, राधे राधे राकेश जी, राधे राधे।
ये एक मैंने चार्ट तैयार किया हुआ है कि कौन सी हमारी ये देव शक्तियां होती हैं। इनकी आपको मैं एक छोटी स्टोरी भी सुनाऊंगा जो ग्रंथानुसार हमें बताई गई है, समझाई गई है, लेकिन इनको हम अच्छे से डिकोड भी करते हैं। डिकोड करने का भी इसका मेथड है कुछ। तो ये जो शक्तियां हैं, या जो 45 देव शक्तियां हैं, इनकी जो स्टोरी है काफी शॉर्ट में आपको एक स्टोरी बताता हूं। आपने सुना भी होगा इनको। किसी समय पर जब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था, उस वक्त भगवान शिव देवताओं की ओर से एक असुर के साथ युद्ध कर रहे थे। और युद्ध के दौरान भगवान शिव का एक पसीने की बूंद धरती पर गिरी, और उससे एक महाभूत का जन्म हुआ जिसको वास्तु पुरुष कहा गया। वो वास्तु पुरुष इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी इच्छा जताई तीनों लोकों को खाने की। इससे देवताओं और असुरों में हड़कंप मचा, और वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इन देवता और असुरों की सहायता से उस वास्तु पुरुष को औंधे मुंह धरती पर गिरा दिया, और स्वयं जो है उनकी नाभि के विपरीत उसकी कमर पर विराजमान हो गए, जिसे कि ब्रह्म स्थान कहा गया। भगवान शिव मस्तिष्क के स्थान पर विराजमान हो गए, जिसे ईशान कोण बोला गया, या ईश्वर का स्थान भी हम उसे बोलते हैं। और अन्य जितने भी देवता और असुर थे, उन्होंने अपनी अपनी जगह को ग्रहण कर लिया। तो ये कुछ ऐसी कथा है। पुराने समय में चीजों को याद करने के लिए कथाओं के रूप में गढ़ा जाता था, जिससे कि हम उन्हें आसानी से याद कर सकें। या जो लोग, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी किताबें छापने की मशीन तो थी नहीं कि किताबें छापी और पहुंचा दी गई। इन कथाओं के रूप में ही समाज को जो है समझाई जाती थी चीजें। तो इससे हमारे वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ। ये जो वास्तु पुरुष है, अगर हम आज के समय में इन एनर्जीज को समझते हैं, हम सीधे तौर पर जब हम बात करते हैं, तो जब हम एक स्थान पर जब बुनियाद रखते हैं, नींव खोदते हैं, तो वहां पर जो एनर्जी फील्ड सबसे पहले उत्पन्न होती है, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड। जब हम उसकी चार दीवारी खड़ी कर देते हैं, दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, तो हमारी बाकी के चार एनर्जी फील्ड्स वहां पर उपस्थित होती हैं, जिसको हम बोलते हैं भूधर, आर्यमा, विविस्वान और मित्र। यही नाम है ब्रह्मा जी के जो चतुर्मुख हैं, उनके भी यही नाम समझे जाते हैं। इसके अलावा जब ये चारों दीवारें आपस में जोड़ दी गई और दहलीजें, दरवाजे चढ़ा दिए गए, चौखटें चढ़ा दी गई, तो वहां पर अष्ट दिक्पाल कहे जाने वाली 8 देवता एनर्जी फील्ड्स वहां पर उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं राज्यक्ष्मा, आपा, आपावस्था, सविता, सवित्र, इंद्र, जया और रुद्र। और जब हम उस भवन का की छत बना देते हैं, लेंटर डाल देते हैं, तो 32 पद कहे जाने वाले हमारे बाकी के 32 देवता एनर्जी फील्ड वहां पर उपस्थित हो जाती है। जब ये घर तैयार हो जाता है और व्यक्ति उसमें जाकर रहना शुरू कर देता है, तो कुछ समय के पश्चात उसके अपने इमोशंस की स्ट्रेंथ के अनुसार, या यूं कहिए कि उसके अपने एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या प्लैनेट्स के अनुसार, ये देव शक्तियां धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस यानी मनस के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये अपने कोऑर्डिनेट्स तय कर लेते हैं, उस इंसान के सबकॉन्शियस के साथ कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, और ये घर के स्ट्रक्चर के अनुसार ये कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा होते हैं, और ये उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस को प्रभावित करने लगते हैं। और सबकॉन्शियस का खेल मैंने आपको जैसे अभी बताया था, उसी तरह से सबकॉन्शियस आपको फिर से उसी वे में आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और ओवरऑल आपकी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग चलने लगती है। यानी सबकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा है आपके केमिकल्स के द्वारा आपके इमोशंस को, इमोशंस से आपके एक थॉट प्रोसेस तैयार हुआ, थॉट प्रोसेस से के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले पा रहे हैं। तो यानी ये जो घर का, भवन का जो स्ट्रक्चर है, ये जो लैंड एनर्जीज है, ये भी आपके सबकॉन्शियस मनस पर प्रभाव डाल रहे हैं और आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं।
इस प्रकार से ये तीनों जो हमारे पिलर हैं वास्तु के, वास्तु इन्हीं से निर्मित होता है, पूरी तरह से वास्तु इन्हीं से निर्मित होता है, और हमारे जीवन को ये इसी प्रकार से कंट्रोल करते हैं। तो ये थे हमारे वास्तु के तीन मुख्य पिलर, यानी जो हमारे वास्तु का मुख्य आधार है, यही आधार है। इसके अलावा और कोई कुछ कही सुनी बातें कुछ नहीं है, यही है सब कुछ। तो जैसे हम इस वास्तु चक्र में देख रहे हैं, आपके सामने एक ये वास्तु चक्र है, इन्हीं सभी एट्रीब्यूट्स को आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग जो है आपके ग्रुप्स में भेज दी जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये जो आप वास्तु चक्र देख रहे हैं, इसके अंदर एक्चुअली आज के समय में हमने मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ हमने 16 दिशाएं निकाली। एक्चुअली इन 16 दिशाओं को, जो हमने तीन मुख्य पिलर्स को समझा पढ़ा, उन पिलर्स के उन तीनों जो हमारे मुख्य आधार हैं, उनके जो भी विशेषताएं हैं, एक्चुअली उन विशेषताओं को इन 16 जोन्स में डिवाइड कर लिया गया, जिससे कि हम और एक्यूरेटली और प्रिसाइजली वास्तु कर पाए। फिंगर विजिबल नहीं हो पा रहा, फिंगर यानी आप अभी सुनिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं यहां पर, इसके आगे दिखाऊंगा दिखाने वाली चीजें। तो फिगर, ओके, देख लीजिए फिगर, ये बड़ी कॉमन सी फिगर है, सब जगह दिखती है आजकल। तो ये जो हमारा वास्तु है, जो हमने तीनों तरह के आधार को समझा, आज के समय में बस इन्हें 16, इनकी विशेषताओं को 16 जोन्स में विभाजित कर लिया गया, जिससे कि हम और एक्यूरेटली और प्रिसाइजली इस पे वर्क कर सकें और रिजल्ट ले सकें। बस इतना ही है। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पे इन चीजों पर अननेसेसरी की बहस हो रही है, कि असली वास्तु ये है, असली दिशाएं तो सिर्फ 4 ही हैं कि 8 ही हैं, 16 है। भाई टाइम चेंज हो गया, हमने इसमें किसी चीज को नहीं छोड़ा। मैं सब प्रकार का वास्तु करना जानता हूं। मैं रेडियल ग्रिड भी बनाना जानता हूं, स्क्वायर ग्रिड भी बनाना जानता हूं। जो चीज आज के समय में फिजिबल है, फ्रूटफुल है, वही चीज मैं यूज करता हूं और सिखाता भी हूं। तो इन 16 जोन्स के अंदर एक्चुअली जो हमारी दिशाओं के एट्रीब्यूट्स हैं, जो एनर्जी फ्लो साइंस के अकॉर्डिंग आए, साथ में जो हमारे पंच तत्वों का जो प्रभाव है, उनको इसमें साथ में रख लिया गया। और जो इसके अंदर हम देख रहे हैं, ये 45 देव शक्तियां हैं, जिसमें आउटर में जो हमारी 32 एंट्रेंसेस कहलाती हैं, वो 32 देव शक्तियां ही होती हैं। इनको भी हमने इन्हें 16 जोन्स में डिवाइड कर लिया, और इसके आधार पर हमने वास्तु कर लिया। और जरूरत पड़ने पे हमने देवता वास्तु को भी करा, जिसमें हम और प्रिसाइजली रिजल्ट निकाल लें, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक्चुअली, जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर हम नॉर्थ की बात करें, तो सेंटर से लेके नॉर्थ जोन इतना आ गया हमारा। इसमें इसमें हमारी एक दो तीन, तीन एनर्जी फील्ड भी आ गई, दिशा नॉर्थ आ गई, दो पद भी आ गए, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे यहाँ पर इसके विशेषताएं थी, वो इसके अंदर हमने देख ली। जब हम वास्तु करने जाते हैं, तो हम देख लेते हैं कि भाई नॉर्थ में क्या क्या है, वो सारी विशेषताएं हम चेक कर लेते हैं, उन पॉइंट्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो सिर्फ इतना रोल है। अभी हम इसके आगे और भी जानेंगे। हमने पंच तत्वों की बात की थी। पंच तत्व, पंच तत्व जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारी सेंसेस के साथ काम करते हैं। अपने रूप में तो होते ही है ये पंच तत्व, यानी जल है तो जल ही है, वो भी एक तत्व है, असल तत्व तो वही है। लेकिन इनके अपने कुछ कलर्स भी हैं, धातुएं हैं, जो इन एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे हमने जब यहां पर इन दिशाओं को, 16 दिशाओं को समझा, तो 16 दिशाओं को हमने विभाजित करा इन तत्वों के आधार पर। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे अब जिन्हें 16 दिशाओं का की जानकारी पूरी नहीं होगी, तो मैं समझा देता हूं कि 16 दिशाएं बनती कैसे हैं, वो भी समझ लेते हैं। चार दिशाएं हमें पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
इन दिशाओं को बीच से विभाजित कर लो बराबर। तो इनके बीच में क्या आ गई, नॉर्थ ईस्ट। इनके बीच में क्या आ गई, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में आ गई साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ गया। ठीक है, फिर से एक बार विभाजित कर लेते हैं इनको बराबर, बाइसेक्ट कर दिया। तो यहां पर अब हमारी इसके बीच में नई दिशाएं तैयार हो गई, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हो गई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हम जब भी इसका नाम रखेंगे या लेंगे तो जो मुख्य दिशा है उसका नाम पहले आएगा। जैसे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या हो गई, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी ENE। इसी तरह से ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट साउथ ईस्ट। यहां पर साउथ साउथ ईस्ट, यहां पर साउथ साउथ वेस्ट, यहां पर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यहां पर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और यहां पर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। हो गई हमारी 16 दिशाएं तैयार। इनको जोन्स में कन्वर्ट करके देखना है, जोन कैसे बने। जोन है ना हमारा ये, तो फिर से एक बार विभाजित कर लो। जैसे नॉर्थ है, इसको बीच से बाइसेक्ट कर दिया, सभी के बीच में बराबर इसको विभाजित कर दिया। तो अब ये जो जोन है नॉर्थ के इधर और इधर, तो ये जो बना ये कंप्लीट हमारा नॉर्थ जोन बन गया। इधर से हमने लाइन डाली, यहां से लेके यहां तक ये हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन बन गया। इसी तरह से ये हमारा ईस्ट जोन बन गया। तो हमारे इस तरह से 16 जोन्स तैयार हो जाते हैं, 16 जोन्स बन के तैयार हो गए। ठीक है ना। ये जो हमारे 16 जोन्स हैं ये हमारे तैयार है। इन 16 जोन्स के हमने कुछ जो हमारे एलिमेंट्स के आधार पर कुछ हमारे जो कलर्स डिसाइडेड है, उन कलर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। जल तत्व हमारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हमारा वाटर एलिमेंट है। यहां से यहां तक ब्लू कलर यहां का कलर हो जाता है। यहां पर हम क्रीम कलर देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से है। आगे हम पढ़ते हैं इसको बाद में। इसके आगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट तक हमारा ये हो गया वायु का जोन, इसका कलर हमारा ग्रीन हो गया। साउथ ईस्ट से साउथ साउथ ईस्ट और साउथ तक ये हो गया हमारा फायर का यानी अग्नि का जोन। क्लियर। इसी तरह से इसके आगे साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये हमारा बन गया पृथ्वी का जोन, येलो कलर। और वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक जो सबसे बड़ा है, आकाश सबसे बड़ा है, आकाश तत्व का जोन, ये बन गया हमारा स्पेस जोन या आकाश का जोन। इसका कलर हमारा ग्रेइश होता है और व्हाइट भी होता है। तो ये इस तरह से हमने इन तत्वों को विभाजित कर लिया। ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने कलर्स को देखा, कलर्स की तरह ही हमारे पास कुछ इन तत्वों के संबंधित कुछ मेटल्स भी होते हैं, धातुएं भी होती हैं। कुछ शेप्स को भी हम डिफाइन करते हैं, ये भी इन तत्वों को ही दर्शाती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो आपके सामने चार्ट है, ये आप चाहे तो ये एक कंप्लीट वास्तु दिखाता है। जो बेसिक वास्तु होता है ना, वो इससे हम पूरा सीख सकते हैं। रेमेडीज ट्रीटमेंट में काफी हेल्पफुल है ये चार्ट। यानी कि जल तत्व के जो हमारी दिशाएं हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, कलर्स हैं यहाँ के। प्राइमरी कलर ब्लू और सेकेंडरी कलर भी होता है ब्लैक। धातु हो गई हमारी एल्युमिनियम, शेप हो गई वेवी। वायु एयर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट, मुख्य कलर ग्रीन, सेकेंडरी कलर ब्राउन। धातु हो गई स्टेनलेस स्टील, शेप हो गई रेक्टेंगल। फायर अग्नि तत्व साउथ ईस्ट से साउथ, मेन कलर रेड, सेकेंडरी कलर पर्पल। धातु कॉपर, शेप ट्रायंगुलर। पृथ्वी साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, येलो कलर। धातु है ब्रास यानी पीतल, शेप स्क्वायर। आकाश तत्व यानी स्पेस वेस्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, प्राइमरी कलर व्हाइट, सेकेंडरी कलर ग्रे। मेटल हो गया, धातु हो गई इसका आयरन यानी माइल्ड स्टील, और शेप हो गई इसकी सर्कुलर शेप। तो इसके अंदर सारी चीजें साथ में समाई हुई है। ठीक है। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है, अभी जिसका रह गया है वो इसके बाद में फिर से बात कर सकता है, कोई नहीं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा रेडियल जोनिंग मैप ग्रिडिंग।
हालांकि मैप ग्रिडिंग सबसे लंबा चलने वाला प्रोसेस है हमारे कोर्स में, बहुत अच्छे से आपको ये सिखाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक टिप्स यहाँ पर मैं आपको दूंगा। जो लोग अभी फ्लैट के लिए कंफ्यूज हो रहे थे, फ्लैट की ही ग्रिड है, ठीक है। हमें एक मैप को ग्रिड करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए वो क्या होनी चाहिए हमारे पास? वो होना चाहिए हमारे पास एक परफेक्ट एग्जैक्ट मैप। बिना मैप के हम किसी उसको ग्रिड नहीं करते, ठीक है। या वास्तु भी हमें नहीं करना चाहिए जब तक हमारे पास एक परफेक्ट मैप नहीं है, एग्जैक्ट मैप नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास मैप होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी इसमें इसका सेंटर निकालना। सेंटर निकालना हमें आना चाहिए, हमें ज्योमेट्रिकल मीन्स से सेंटर निकालना है, अंदाजन नहीं निकालना। बहुत सारे लोगों को अंदाजन लगता है कि हाँ भाई यहाँ कहीं सेंटर होगा, और कुछ ऐसे वास्तुशास्त्री भी हैं जो बोल देते हैं कि जी यहाँ पर सेंटर होगा और यहाँ से आप चेक कर लो, यहाँ पे हाथ में कंपास लेके आप खड़े हो जाइए, देख लीजिए। ऐसे नहीं करना होता, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते, कई बार रिजल्ट्स खराब भी हो जाते हैं। तो सेंटर निकालने के लिए जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मैप है हमारे सामने, ये मैप, इसमें काफी सारे कट्स हैं, काफी जगहों पर इसमें जो है कुछ एक्सटेंशन भी निकले हुए हैं, जैसे यहाँ पर बालकनीज हैं, कुछ यहाँ पर एक्सटेंशन है, कहीं पे कट है, कुछ इस टाइप का ये मैप है। तो इसमें हम सेंटर कैसे लेंगे? वैसे तो हम अलग अलग प्रॉपर्टीज में, जरूरी नहीं कि हर एक प्रॉपर्टी का एक ही सेंटर हो, कई सारे सेंटर भी हो सकते हैं। जब हम इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं तो उसमें काफी सेंटर निकालते हैं। मेरे पास ऐसी केस स्टडी है जिसमें 15-15, 20-20 सेंटर भी बनाने पड़े हैं। तो लेकिन एक आमतौर पर नॉर्मल एक घर के अंदर एक ही सेंटर होता है या दो हो जाते हैं, कभी कभी तीन हो जाते हैं, और कई बार हम सेंटर्स बनाते भी हैं एज अ ट्रीटमेंट या रेमेडी, वो हम कोर्स में सीख पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इसका सेंटर निकाला है, इसमें हम एक बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि हमें एक्सटेंशन रिडक्शन कितने भी हैं उसके पीछे भी कुछ रूल्स हैं। हमें इसको चारों तरफ से 90 डिग्री करना मस्ट है, 90 डिग्री करना मस्ट है। क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें हम अपने मुख्य जो हमारी ग्रेडिंग की क्लास है उसमें हम सीखते हैं। आज पानी नहीं दिया, चलो। तो इन सबसे पहली कंडीशन है कि हम इसमें चार कॉर्नर्स को 90 डिग्री करें। जब हम इसको 90 डिग्री कर लेते हैं, इसको 90 डिग्री करने के पीछे काफी साइंस लगती है, काफी चीजें हम सीखते हैं, इसमें और भी रूल्स हैं। 90 डिग्री करने के बाद हम इसमें फिर ये डायगोनल लेते हैं। जब हम ये डायगोनल लेते हैं तब हमको ये सेंटर मिलता है, जहां पर हमें ये क्रॉस सेक्शन मिला है, जहां पर ये लाइंस इंटरसेक्ट हुई, वहां पर हमारा सेंटर है। सेंटर लेने के बाद जरूरी है एक डिग्री लाइन को डालना कि हमारे इसकी डिग्री क्या है। यहां पर हम उस तरह के रूल अप्लाई नहीं करते कि बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि जी नॉर्थ को ढूंढो, नॉर्थ कहाँ पे है, नॉर्थ की ही डिग्री लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको सिखा दिया जाता है कि कैसे हमको ये डिग्री लेनी है, कोई सी भी हम डिग्री ले सकते हैं। इस डिग्री को हम गूगल अर्थ की मदद से लेते हैं। आपको फोन के हिसाब से भी सिखाते हैं, लेकिन जिस फोन में इन बिल्ट हार्डवेयर हो, कंपास हो, जैसे आईफोन है, उसको यूज करेंगे। कुछ सस्ते फोन ऐसे आते हैं जिनमें ऐप काम करती है, वो गलत डिग्री दे देते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि उन फोन्स को यूज नहीं करना है। इसके अलावा हम कुछ कंपास को भी यूज कर लेते हैं, कंपास के अंदर भी काफी एरर्स आते हैं, खास करके जो सस्ते कंपास हैं। अगर कंपास यूज कर रहे हैं तो मिलिट्री ऑयल कंपास यूज कीजिए, थोड़ा कॉस्टली होता है, हाई क्वालिटी का यूज कीजिए, और उससे हम चेक कर सकते हैं मैनुअली भी। लेकिन बेस्ट मेथड है कि हम गूगल अर्थ प्रो को चेक करें। दुनिया भर की नेवीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग साइट्स हैं, वहां पर जो है इसी गूगल अर्थ की टेक्निक को, गूगल अर्थ प्रो को ही यूज करके काम हो रहा है, और बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट देता है। तो उसकी मदद से हम ये डिग्री लाइन को निकालते हैं। ये जो आप वास्तु चक्र लगा देख रहे हैं, ये मैं आपको डिजिटल वास्तु चक्र अलग अलग साइजेस के, अलग अलग कलर्स के मैं प्रोवाइड कराता हूँ। नॉर्मली जो हमारे कंप्यूटर के बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, उससे ही हम इसको ग्रिड कर लेते हैं। जब हम ये डिग्री की लाइन ले लेते हैं, इस डिग्री की लाइन पे अगर हम मैनुअल कर रहे हैं
तो इसको हम पेपर पे, जब हमारे पास ड्राइंग होती है उस पे इस वास्तु चक्र को हम स्थापित कर लेते हैं और इसके ऊपर मार्किंग करके हम अलाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 70 डिग्री या 70 डिग्री पे इस वास्तु चक्र को हमने अलाइन कर लिया और इसको हमने फिक्स कर लिया। जब ये फिक्स कर लिया, ये स्थापित हो गया, तो हमें अब यहाँ पर 16 जोन्स मिल गए, 32 पद मिल गए। अब इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, अब हम उनको एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि कौन सा हमारा स्ट्रक्चर किस जोन के अंदर आ रहा है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट एंड रेमेडीज देते हैं। कुछ ध्यान रखने वाली चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग मिसगाइड रहते हैं कि इस तरह का कोई बिल्डिंग प्लॉट है, एक साइड से एक साइड से जो है कॉर्नर निकला हुआ है, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं कि जी, और सिखाते हैं, मैंने देखा है ऐसा, कि इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए आपको सेंटर मिल जाएगा। ऐसे नहीं करना हमको, इस तरह से नहीं करना। परफेक्टली कैसे हम ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालते हैं उस मीन से ही हमको करना है। सेंटर गलत आ गया, डिग्री भी गलत आएगी, और जो भी हमारे स्ट्रक्चरल लोकेशंस हैं वो हमारे गलत हो जाएंगे, रिजल्ट्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से हमको इसको सीखना है। कुछ ये मैं यहाँ पर बेसिक टिप्स ही दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे काफी लेक्चर्स लगेंगे आपको अच्छे से सिखाने के लिए।